हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था लघु बीजाणु जनन के बारे में, और आपने अध्ययन किया कि एक पुंकेसर की संरचना क्या होती है और किस प्रकार से परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे एक परागकण की संरचना के बारे में कि परागकण की संरचना क्या होती है, और फिर हम अध्ययन करेंगे मादा युग्मक जनन की अर्थात गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि एक पुष्प की मादा भाग अर्थात जायन की संरचना क्या होती है, जायन की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, बीजांड क्या होता है, बीजांड के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम अध्ययन करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाया था, जो आपने अध्ययन किया था, इसका एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक जो नवीन परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। तो आपने देखा था एक छोटा सा नवीन परागकोश होता है, इसका टीएस काटते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी संरचनाओं कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे विभोज्योति कोशिका मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, किनारों पर कुछ विशेष हो जाती हैं, वृद्धि विकास कर जाती हैं, जिसे हम प्रपशु कोशिका यानी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। और ये आर्चिस्पोरियल सेल जो होती है, विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। परिधि की तरफ कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर की कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजन करके परागकोश के अंदर 4 से 5 स्तर का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन जो कोशिका होती है, यह विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। फिर जिसमें आपने देखा था कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके 4 परागकणों का निर्माण करती है। इस प्रकार से परागकोश के अंदर ढेर सारे परागकणों का निर्माण हो जाता है। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, 4 से 5 स्तर बनाती है। सबसे बाहरी स्तर जो होता है परागकोश का, सबसे पहला स्तर अंतः स्तर बाह्य स्तर होता है, बाह्य त्वचा होता है, जिसे इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे अंतः स्तर होता है, इनर लेयर होता है। इसके बाद अंतः स्तर के नीचे मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर 2 या 3 हो सकते हैं। और सबसे अंदर का जो स्तर होता है, जो हमने रेड कलर से बनाया, परागकोश के सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो टेपिटम स्तर होता है। जो रेड वाला है यही है टेपिटम। जो टेपिटम होता है, जब परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, तो ये टेपिटम स्तर जो होता है और मध्य स्तर दोनों नष्ट होते हैं, और ये नष्ट होकर के वृद्धि विकास करते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि परागकोशों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, या फिर टेपिटम का कार्य बताइए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर का, तो आप बताएंगे इसका प्रमुख कार्य होता है वृद्धि विकास करते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करना। परागकणों का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, जैसे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं, तो हमने कुछ 120 ऐसे कुछ परागकणों का आपसे पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे परागकणों की संख्या को निकाल सकते हो कि कितने परागकण जो बन रहे हैं, कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा या कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था। अब आइए हम अध्ययन करते हैं एक परागकण की संरचना के बारे में, कि जो परागकोश में परागकण बनता है, परागकोशों में परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक परागकोश के अंदर बनने वाले परागकण की संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो परागकण व्यास नुमा या गोलाकार संरचना जैसे होते हैं। परागकण 2 आवरणों से मिलकर बना होता है। परागकोश 2 आवरणों से मिलकर बने होते हैं। परागकोश के सबसे बाहरी आवरण को बाह्यचोल यानी कि एक्साइन कहते हैं, और परागकण के अंदर के आवरण को अंतःचोल यानी इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं। परागकोश का जो बाह्यचोल होता है, यह एक प्रतिरोधी पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन, ठीक है। और अंतःचोल जो होता है, परागकण का जो अंदर का आवरण होता है, जिसे अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये दोनों जो होते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल, यह परागकण को एक आउटर सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और जो स्पोरोपोलिन होता है, इन पर परागकणों को यह एक प्रकार का नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि परागकणों पर किसी भी प्रकार के ताप, दाब और नमी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया परागकण की संरचना। परागकण की संरचना के अंदर एक केंद्रक होता है गोलाकार, जो आगे विभाजित होकर के 2 केंद्रक का निर्माण कर लेता है। तो परागकोश के अंदर, परागकण के अंदर एक गोलाकार क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है,
परागकण की जो ये बाह्य आवरण यानी बाह्य चोल होते हैं, कहीं कहीं पर ये अनुपस्थित होते हैं, जिससे एक छिद्र का निर्माण होता है। इस छिद्र को हम बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यह जनन छिद्र जो होता है परागकण के, जब आगे परागकण ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये जनन छिद्र के माध्यम से आगे चल करके पराग नली का निर्माण होता है। तो पराग नली का निर्माण किससे होता है अगर आपसे पूछा जाए तो जनन छिद्र के माध्यम से होता है। जहां पर परागकण के बाह्य चोल अनुपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र इस प्रकार से जहां पे अनुपस्थित होता है बाह्य चोल, वहां पे जनन छिद्र बनता है। ठीक है, तो ये एक संरचना होगी किसका, एक परागकण की संरचना का आपने अध्ययन किया कि एक परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है। जो आपने देखा परागकण जो होते हैं यह नरयुग्मक होते हैं या फिर लघु विभाजन क्रिया के माध्यम से बनते हैं। परागकण के अंदर जो होता है एक बड़ा गोला संरचना अर्थात केंद्र उपस्थित होता है। इसमें कुछ रिक्तिका भी खाली स्थान भी पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिका यानी वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई बातें इसके बारे में, एक परागकण की संरचना के बारे में। परागकण की जो साइज होती है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, कई बुकों में आप देखेंगे 25 से 30 क्या नाम माइक्रोमीटर दिया है, या फिर अगर इसको हम मिलीमीटर में देखें तो मिलीमीटर में इसकी जो साइज होती है लगभग 0.025 mm से, ठीक है, 0.115 mm दिया है। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर है और ये मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना मिलीमीटर में 0.025 से लेकर के 0.115 मिलीमीटर, या माइक्रोमीटर में देखेंगे तो 25 से 50 माइक्रोमीटर जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये कंप्लीट बात हुई किसके बारे में, एक परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम अध्ययन करते हैं कि जब परागकोश में परागकण बन जाते हैं, परागकण की जो आपने संरचना देखा, तो परागकोश एक जगह से स्फुटित होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि परागकोशों का स्फुटन कहां से होता है, तो स्टोमियम वाले पार्ट से। परागकोश का जो अंतः स्तर होता है जहां पर पतला रह जाता है, इस वाले भागों को स्टोमियम कहते हैं। परागकोश जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकोश में परागकण बन जाते हैं, तो स्टोमियम वाले पार्ट से परागकोश स्फुटित होता निपटता है, और जिससे कि परागकण परागकोश से बाहर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोश है, ठीक है, तो परागकोश का स्फुटन जो होता है यह एक पतला संरचना जहां पे अंतस्तर पतला रह जाता है, उस वाले पार्ट से परागकोशों का स्फुटन होता है, जिससे परागकण जो होते हैं वह बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो परागकोशों का स्फुटन अगर आपसे पूछा जाए तो जब मध्य स्तर और अंतस्तर टेपिटम नष्ट होती है तथा अंतस्तर जब फटता है, जिसकी वजह से परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोशों के स्फुटन से परागकण बाहर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम अध्ययन करते हैं नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मकोद्भिद। अगला हमारा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो नर युग्मकोद्भिद या लघु युग्मक जनन क्या होता है, परागकणों के द्वारा नर युग्मक बनने की घटना को नर युग्मक जनन या नर युग्मकोद्भिद या लघु युग्मक जनन कहते हैं। परागकणों के बनने की घटना को लघु बीजाणु जनन, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और परागकण के द्वारा नर युग्मक बनने की विकास को या नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन यानी कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है परागकणों के द्वारा, तो जब परागकणों के माध्यम जब परागकण का स्फुटन होता है तो परागकोश के स्फुटन से परागकण जो होते हैं वह पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब परागकोश फटेगा तो परागकोश से परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र तक यहाँ पे पहुंचते हैं। तो परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह वर्तिकाग्र पर उपस्थित तरल पदार्थों को अवशोषित करके फूल जाते हैं, और इससे आगे चल करके पराग नली का निर्माण होता है। और इसी समय जो परागकण के जो केंद्रक होते हैं, परागकण का जो केंद्रक होता है यह विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेता है। परागकण का जो केंद्रक होता है विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाता है। ठीक है, ये ए संरचना हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से दो केंद्रक बन जाते हैं परागकण के अंदर। ठीक है, एक केंद्रक को बोलते हैं वर्धी केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक, वर्धी केंद्रक, और एक केंद्रक को बोलते हैं जनन केंद्रक। क्लियर, यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जनन केंद्र को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ओके, अब क्या होता है कि ये जो दोनों केंद्रक होते हैं कोशिका द्रव का घिराव करते हैं। जो ये जनन केंद्रक होता है कोशिका द्रव का घिराव कर लेता है और लेंस सदृश संरचना बना लेता है। तब जब कोशिका द्रव का घिराव कर लिया तब इसे हम क्या बोलेंगे, अब तो कोशिका बोलेंगे, तो इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, जनन कोशिका।
क्लियर, जनन कोशिका, ये बी फिगर हो गया। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि परागकण, ये पराग कोषों के स्फुटन तक ये घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि दो कोशिका बन जाती है, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका परागकण के अंदर बन जाता है। परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जनन छिद्र के माध्यम से पराग नली का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही पराग नली बनता है, अब जनन छिद्र के माध्यम से क्या बनेगा, पराग नली, ठीक है। यहाँ पे फिगर बना रहे हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो आगे चल करके ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, दोनों केंद्रक जो होते हैं, यह चले आते हैं पराग नली में, आगे की तरफ, आगे की तरफ वर्धी केंद्रक और पीछे की तरफ जनन केंद्रक होता है। और इसमें क्या होगा, परागकण, परागकण के अंदर ये कोशिका द्रव है, ये रिक्तिका है, इस प्रकार से पाया जाता है। ये फिगर सी है, ठीक है, इस प्रकार से। और धीरे धीरे वर्धी केंद्रक जो होता है नष्ट हो जाता है, और आगे चल करके ये जो परागकण में उपस्थित जो जनन केंद्रक है, आगे विभाजित होकर के दो नरयुग्म का निर्माण कर लेता है, ठीक। ये फिगर हो गया डी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए फिगर, ये बी फिगर, ये सी और ये डी, ठीक है। चलिए समझिए नरयुग्मक जनन क्या होता है। परागकण के द्वारा नरयुग्मक के विकास को या नरयुग्मक बनने की घटना को लघु युग्मक जनन या नरयुग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जब पराग कोषों का स्फुटन होता है तो परागकण उस समय इस परिपक्व परागकण होते हैं, जैसे जैसे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं ये घटनाएं हो जाती हैं। अर्थात परागकण का जो केंद्रक होता है, परागकण का ये जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक विभाजित होता है, दो केंद्रक बना लेता है, ठीक है। केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेता है, और एक केंद्रक को हम क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक, और एक केंद्रक को बोलते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक कोशिका द्रव का गिराव कर लेता है, जिससे जनन कोशिका का विकास होता है। और जो जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र आगे चल करके परागकणों को, जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो जनन छिद्र आगे चल करके पराग नली का निर्माण कर लेता है, पराग नली। और ये पराग नली जैसे ही बनता है, दोनों केंद्रक जो होते हैं पराग नली में प्रवेश कर जाते हैं। आगे की तरफ वर्धी केंद्रक, पीछे की तरफ जनन केंद्रक होता है। वर्धी केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है ना, वर्धी केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, और जनन केंद्रक जो होता है विभाजित होकर के दो नरयुग्मक का निर्माण कर लेता है, दो नरयुग्मक, ठीक है। तो आपने ये देखा कि डी वाले फिगर में दो नरयुग्मक बन गए, पराग नली में दोनों नरयुग्मक बन गए, और ये जो नरयुग्मक होते हैं पराग नली के माध्यम से यह बीजांड में प्रवेश करते हैं, ठीक है। पराग नली जो होता है आगे चल करके बीजांड में प्रवेश करेगा, और दोनों नरयुग्मक बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बात किसके बारे में, नरयुग्मकोद्भिद यानी कि लघु युग्मक जनन के बारे में। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, नरयुग्मकोद्भिद या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो आपने समझा कि परागकण के द्वारा, परागकण के द्वारा नरयुग्मक बनने की घटना को नरयुग्मकोद्भिद या लघु युग्मक जनन कहते हैं। परागकण जो होता है, परागकण का केंद्रक, और इस प्रकार से परिपक्व परागकण होता है। आगे चलकर जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनका केंद्रक विभाजित हो जाता है, दो केंद्रक बनता है, छोटा केंद्रक, बड़ा केंद्रक, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। जनन केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव का घिराव कर लेता है, जिसे जनन कोशिका कहते हैं। आगे जनन छिद्र के माध्यम से पराग नली का निर्माण होता है, पराग नली में दोनों केंद्रक चले जाते हैं, पीछे तरफ जनन केंद्रक और आगे तरफ वर्धी केंद्रक होता है, जिसमें वर्धी केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और जनन केंद्रक विभाजित होकर के दोनों नरयुग्मक का निर्माण कर लेता है। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, नरयुग्मकोद्भिद या लघु युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट बातें हुई। अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं मादा, यानी कि पुष्प की मादा संरचना के बारे में, अर्थात जायंग के बारे में, और जायंग से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पुष्प की नर भाग यानी पुंगम से संबंधित घटनाओं का हमने अध्ययन किया। एक पुष्प की नर भाग अर्थात पुंकेसर की संरचना, और फिर आपने अध्ययन किया कि पुंकेसर यानी परागकोश में कैसे परागकणों का निर्माण होता है, अर्थात लघु बीजाणु जनन के बारे में आपने अध्ययन किया। फिर आपने अध्ययन किया कि किस प्रकार से परागकण की संरचना क्या होती है। तो परागकण की संरचना में आपने देखा कि परागकण जो होता है यह गोलाकार होता है, इसका जो व्यास होता है या फिर इसकी जो साइज होती है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर आपने अध्ययन किया परागकण की संरचना में ये इसके दो आवरण होते हैं। परागकण के बाहरी आवरण को बाह्यचोल और यानी कि एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और परागकण के अंदर के आवरण को हम बोलते हैं अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं। लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं पुष्प के मादा भाग अर्थात जायंग के बारे में, ठीक है, यानी कि गाइनोसियम, राइट, गाइनोसियम के बारे में, ठीक है। तो यदि एक पुष्प की, हमने पहली क्लास में आपने अध्ययन किया था एक पुष्प के नर भाग के बारे में, तो अगर पुष्प की एक मादा संरचना के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं
तो पुष्प की मादा संरचना में इस प्रकार की संरचना आपको बताया गया था। ठीक है, एक पुष्प की मादा संरचना में इस प्रकार से, पुष्प की मादा संरचना में अगर देखा जाए तो ऊपरी वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा कहलाता है, और पतला ये जो संरचना है इसे बोलते हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल, और सबसे फूला हुआ जो नीचे का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। अंडाशय के अंदर जो गोलाकार संरचना उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं हम बीजांड। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से बीजांड इसके अंदर पाया जाता है ना, बीजांड यानी कि ओव्यूल। क्लियर, इस प्रकार से। और इसके बगल में आपने देखा था बाह्य दलपुंज, दलपुंज होता है, ये पुष्पासन है, और यह पूरा क्या है, पुष्प का मादा भाग यानी कि जयांग है, ये टोटल जयांग है। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं, और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर यानी कि कॉर्पल और पिस्टिल। क्लियर, पुष्प के मादा भाग को हम क्या कहते हैं, जयांग, और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कॉर्पल और पिस्टिल कहते हैं। पुष्प का जो प्रमुख मादा भाग का जो प्रमुख भाग होता है वो अंडाशय होता है। अंडाशय से आगे चल करके फल का विकास होता है, फल का निर्माण होता है, और बीजांड आगे चल करके विकसित जब होता है, वेल डेवलप हो जाता है, तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब हम समझते हैं पुष्प के मादा भाग अंडाशय के अंदर गोलाकार जो संरचना होती है बीजांड, बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीजांड की संरचना के बारे में अगर अध्ययन करें तो बीजांड जो होता है इस प्रकार से बीजांड की संरचना होती है। ठीक है, बीजांड का जो बाहरी आवरण होता है इसे हम बोलते हैं बाह्य चोल। बीजांड दो आवरणों से मिलकर बना होता है, बीजांड के बाहरी आवरण को हम बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल या बाह्य अध्यावरण बोलते हैं हम इसे, बाह्य अध्यावरण यानी कि आउटर इंटुगमेंट, राइट। और बीजांड के अंदर के आवरण को बोलते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण यानी कि इनर इंटुगमेंट, राइट, इस प्रकार से। और बीजांड जो होता है कंप्लीट बीजांड की संरचना इस प्रकार से होती है जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर, बीजांड के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं, बीजांडकाय, बीजांडकाय यानी न्यूसेलस, राइट, न्यूसेलस। बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, बीजांड के बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण जहां पर अनुपस्थित होते हैं उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण यहाँ पे अनुपस्थित है, हम बोलते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रोपाई कहते हैं, माइक्रोपाई, राइट, इस प्रकार से। बीजांड जिसके द्वारा जुड़ा होता है नीचे उसे बोलते हैं बीजांड वृंत कहते हैं, यानी कि फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, बीजांड अंडाशय से नीचे की तरफ जहां जुड़ा होता है यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जिससे जुड़ा होता है उसे बोलते हैं नाभिका, नाभिका, ठीक, जिसे बोलते हैं हाइलम। क्लियर, इस प्रकार से, है ना, हाइलम। ओके, अब हम समझते हैं फिर जो बीजांड के कुछ ऐसे बीजांड कुछ बीजांड द्वारों से मिलकर बनता है बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी, ठीक, और चंपा। ये ऐसे पौधे हैं इनके कितने अध्यावरण होते हैं, एक अध्यावरण में पाया जाता है, यानी बीजांड के द्वारा नहीं पाया जाता, इनमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो अध्यावरण नहीं पाया जाता, जैसे लोरेंथस और चंदन, है ना, अध्यावरण अनुपस्थित, है ना, एक भी अध्यावरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, लोरेंथस, लोरेंथस व चंदन। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं, पौधों के अंदर जो पुष्प होता है, पुष्प में उपस्थित जो बीजांड होता है, बीजांड के दोनों अध्यावरण उपस्थित होते हैं, यानी एकल अध्यावरण किसमें पाया जाता है, केवल एक अध्यावरण चंपा और सूरजमुखी में। ठीक है, चंपा और सूरजमुखी, ठीक है, और चंपा में। क्लियर, अध्यावरण रहित होते हैं लोरेंथस और चंदन। ठीक है, इस प्रकार से। और बीजांड के अंदर इस प्रकार से थैलिन संरचना होती है जिसे बोलते हैं भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक भ्रूणकोश जो होता है वो 8 केंद्र की और 7 कोशिकी होता है। ठीक है, बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं, जिसमें एक बड़ी कोशिका, बगल की 2 छोटी कोशिका होती है, बीच में 2 कोशिका इस प्रकार से होती है जिसे द्वितीय केंद्र कहते हैं, और ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बीजांड द्वार का जस्ट ऊपरी वाला भाग निभाग कहलाता है, निभाग, है ना, चैलाजा, चैलाजा कहलाता है। ठीक है, तो बीजांड द्वार की ओर भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं, बीच की बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं मादा युग्मक या अंड कोशिका,
अंड कोशिका यानी एग सेल, और बगल की दो छोटी कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कहते हैं। और इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर के अंड समुच्चय या एग apparatus कहते हैं। और ये हो गया बीजांड द्वार की ओर भ्रूणकोश में 3 कोशिका, बीच की बड़ी कोशिका को मादा युग्मक या अंड कोशिका, बगल की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बाद प्रतिमुख कोशिका ऊपर की निभाग की तरफ ये जो भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन 3 कोशिकाओं को बोलते हैं हम प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल, ठीक है स्टूडेंट, प्रतिमुख कोशिका। और बीच की जो 2 कोशिका है इसे बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी कोशिका, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी कोशिका कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कंप्लीट बात है किसके बारे में, एक बीजांड की संरचना के बारे में। पुष्प के मादा भाग को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग के 3 भाग, सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिका, स्टिग्मा, पतला संरचना वर्तिका, और फूला हुआ संरचना क्या कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड की संरचना के बारे में हमने अध्ययन यहाँ पे किया। बीजांड जो होता है यह अंडाशय के अंदर पाया जाता है, आगे चल करके वृद्धि विकास करके यह बीज का निर्माण करता है। बीजांड 2 आवरणों से मिलकर बनता है। बीजांड के बाहरी आवरण को हम बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट। अंदर के आवरण को बोलते हैं अंतर अध्यावरण। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके बीजांड में केवल एक अध्यावरण पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी और चंपा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके बीजांड में अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, जैसे लोरेंथस और चंदन। बीजांड के दोनों अध्यावरण जहां उपस्थित होते हैं उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, यानी माइक्रोफाइल कहते हैं। बीजांड जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड से जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बीजांड का यानी न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। एक भ्रूणकोश जो होता है 8 केंद्र की व 7 कोशिकी होता है, जैसा कि हम आप आगे अध्ययन करेंगे कैसे। बीजांड द्वार की तरफ भ्रूणकोश में पाए जाने वाली 3 कोशिकाओं में से बीच की बड़ी कोशिका को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, बगल की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बाद निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और भ्रूणकोश के मध्य पाए जाने वाली कोशिका को द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी कोशिका कहते हैं। ये कंप्लीट बातें हुई एक बीजांड की संरचना के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे बीजांड के प्रकार के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।